और झारखंड में तो विधानसभा में सर के खिलाफ एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया कि हम वही यहाँ लागू नहीं होने देंगे। झारखंड में तैयारी करी वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने और विधानसभा में विधेयक पारित। अगर मान लीजिए विधायक ये पारित कर देते हैं विधानसभा में कि हम अपने यहाँ एसआईआर लागू नहीं होने देंगे, तो फिर ये कानूनी रूप से अड़चन पैदा नहीं हो जाएगी? क्योंकि चुनाव कराना तो वो अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के मुकाबले ताकत बहुत है। केंद्र सरकार की शक्तियों और राज्य सरकारों की शक्तियों में बहुत फर्क है। भारत एक केंद्राभिमुख संघात्मक राज्य है, आप समझिए बात। भारत एक ऐसा फेडरल स्टेट है जो मुख्य तौर पर केंद्रात्मक है। उसमें सेंटर की मजबूती और सेंटर की प्राथमिकता बहुत ताकतवर है। इसमें माना जाता है कि अगर राज्य का कानून और सेंटर के कानून में टक्कर होती है, किसी बात पे टकराव हो जाता है, तो केंद्र के कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये नियम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में तो हालत ये है कि अमेरिका में अगर किसी स्टेट का गवर्नर जो है वो कह दे हम यहाँ पर राष्ट्रपति को हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का वहां पर विमान नहीं उतर सकता। उसके अपने गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स की फौज होती है, वो मोबिलाइज कर लेगा और वो गार्ड्स खड़े हो जाएंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके लोग घुस नहीं सकते अमेरिका के विदेश मंत्री उस राज्य में। तो वो अलग दुनिया है बिल्कुल। तो भारत की दुनिया कानून की दृष्टि से अलग है। इसमें विधानसभा अगर कोई प्रस्ताव पास करके अपना रोष व्यक्त कर सकती है, अपना प्रतिरोध व्यक्त कर सकती है, वो कह सकती है जो हो रहा है उससे हम असहमत हैं, ये तो कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव आयोग को वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण करने से रोक सकती है, विघ्न डाल सकती है, दिक्कत पहुंचा सकती है, व्यवहारिक रूप से ये सब हो सकता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को वो अपनी तरफ से रोकना चाहे तो वो नहीं रोक सकती। हाँ, ठीक बात है, वो तो निर्वाचन आयोग का मामला है। राजनीति की खबर से अलग हटके एक बड़ी खबर ये आई थी कि अनिल अंबानी की कंपनी को ईडी का नोटिस किया है और खूब टीवी चैनलों पे खबर चली कि लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया है, अनिल अंबानी देश से ना भाग जाए। क्या वक्त होता है, कोई वो इंसान जो राफेल के सौदे में था, जिसके लिए बड़ा आरोप लगाया गया कि दिवाली कंपनी को मोदी जी क्यों ले जा रहे हैं और क्यों उसकी मदद कर रहे हैं, आज ये हालत आ गई कि उसके लिए जो बकौल टीवी चैनलों के कि लुकआउट नोटिस जारी कर रहा है कि विदेश ना भाग जाए, ईडी बुला रही है। क्या दिन होते हैं ना अभय जी। हाँ, मुझे पता नहीं है, अंदरूनी जानकारी अगर आपको हो तो आप साझा कीजिए। आपके किसी मित्र को हो तो उसको बुलाइए, यहाँ पे बैठे हैं 4 PM पे, मैं भी बैठूंगा उस प्रोग्राम में। कि कुछ समीकरण बदले हैं, या तो अनिल और मुकेश के बीच में कुछ समीकरणों में तब्दीली हुई है, जिसमें मुकेश अंबानी ने उनकी रक्षा करना बंद कर दिया हो। भाई एक जमाने में तो इनके ऊपर एक इतना बड़ा लोन था, इसमें ये जेल जा सकते थे, तो उन्होंने शायद 200-250 करोड़ का लोन एक पल में चुका दिया था इनका, उन्होंने बचा लिया था अपने भाई को जेल जाने से। तो वो या तो उन दोनों के बीच में कुछ समीकरणों में परिवर्तन आया है, या अडानी और अंबानी के बीच में प्रतियोगिता इतनी तीखी हो गई है कि वहां कोई समीकरणों में परिवर्तन आया है। मतलब कुछ ना कुछ हुआ ऐसा है जिसके बारे में अभी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। वरना अनिल अंबानी कितना भी उनका दिवाला निकल गया हो, इतनी छोटी मछली नहीं है। हाँ, सही बात है, मतलब जीवट वाला आदमी तो है ये वो भी। उधर वो जेडीएस के जो सांसद थे रमन्ना जी, बहुत आपको याद होगा मोदी जी के मंच पर थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे मोदी जी। उनको अपनी घरेलू नौकरानी के बलात्कार के आरोप में दोषी ठहरा दिया गया, सजा शायद कल बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल था, बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल, दर्जनों महिला, अभूतपूर्व था। उन्होंने इतने वीडियो बना रखे थे और इतना यौन शोषण की मेरे ख्याल से विश्व में पराकाष्ठा थी। विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, रेवन्ना साहब ने। भाजपा के सहयोगी दल के सांसद हैं वो, जेडीएस के सांसद, देवगौड़ा की पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री जी मंच के परिवार के हैं वो, और उनके पिताजी यानी देवगौड़ा के बेटे हैं और ये देवगौड़ा के पोते हैं। बताइए, पूर्व प्रधानमंत्री देश, दोनों मिलके ये सब करते थे। पिताजी भी करते थे, और वहां की जो शोषित घर पे काम करने वाली थी और महिलाएं थी शोषित, उनका कहना था कि न तो बाप से कोई राहत मिलती, न तो बाप से भी डरती थी और बेटे से भी डरती थी। बाप रे बाप, बहुत भयानक हालत थी वो। बाप रे बाप। चाहिए हमारे ही देश में है कि इतना बड़ा स्कैंडल होने के बावजूद भी सब चुप्पी है चारों तरफ। सरकार के सहयोगी 5 किताबें लिख दी जाती। हाँ, अमेरिका होता तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 10 एपिसोड की सीरीज बन गई होती इसके ऊपर, बिल्कुल।
और वो दबा चल रही होती अभी ऐसी, ऐसा भंडा, ऐसा इतना मीडिया में इस कदर इसकी वो मीडिया में पूरा प्रकरण इस तरह छाया होता। और मोनिका लेविन्स्की नाम था ना, जब एक बार अमेरिका में ये कांड खुला था। हाँ, मोनिका लेविन्स्की तो उनकी वो इंटर्न थी व्हाइट हाउस में, जिसके क्लिंटन के साथ अवैध संबंध हुए थे। पूरे चर्चा में आ गई थी, पूरी हाँ, दुनिया में अमेरिका में कोई किसी को छोड़ता नहीं है। अमेरिका की आप कितनी भी निंदा कर लीजिए, वहां प्रेस की आजादी भारत से सैकड़ों गुना ज्यादा है। कितनी भी ताकतवर के आदमी के खिलाफ खबर छाप करते हैं। वहां गोदी मीडिया नहीं है कोई, वहां पे सब छापते हैं। हाँ, गोदी मीडिया सब यहीं भारत में ही है, गोदी मीडिया। हाँ, या तो छाट के हैं वो साहब का बखान। भारत में तो मैं अधिकतम मेरा मानना है कि 95% मीडिया गोदी मीडिया ही है भारत में। हाँ, टीवी चैनल में तो आपको बचा ही नहीं है जहाँ पे आप सही खबरें देख सकें। एक और बड़ी खबर आज फिजाओं में तैरती रही, वो थी कि तमाम जगह ये खबर आई कि अमेरिका के दबाव में रूस से तेल बंद करने की घोषणा कर दी गई है भारत सरकार ने। बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, ना उन्होंने हाँ की ना उन्होंने ना किया। तो क्या लग रहा है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके डर में अब हमें रूस से अपने रिश्ते समेटने पड़ेंगे, और अगर समेटे तो क्या ये भारत के हित में है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके भंडाफोड़ की आज की तारीख में शुरुआत हुई है। अभी इसकी बहुत सी परतें खुलेंगी और बड़े बड़े पूंजीपति इसमें लपेटे जाएंगे, इसके अंदर लपटेंगे। क्यों इसलिए लिपटेंगे? क्योंकि अमेरिका पे तो मोदी जी का दबाव नहीं है। ये भारत में तो दबा सकते हैं कोई भी चीज, भारत का मीडिया भी सहयोग करेगा। वो लोग तो वहां से शुरू कर देते हैं, तो शुरुआत करते ही चले जाते हैं। अमेरिका ने, ट्रंप ने क्या किया है कि ट्रंप ने भारत की 7 या 8 कंपनियों के ऊपर, जो कि रूस के साथ में तेल का व्यापार कर रही थी, शायद ईरान के साथ भी तेल का व्यापार कर रही थी, उनके ऊपर, और वो जो तेल का जो तेल को लाने के लिए जो टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी कंपनियां थी। वो छोटी मोटी कंपनियां नहीं होती हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां हैं, अरबों डॉलर की कंपनियां हैं। उन सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। सही बात है। और उसमें भारत की ऐसी कई कंपनियां शामिल हैं जो गुजरात वगैरह में कई जगह पे एक एक कमरे में चल रही हैं, और उनकी जो वर्थ है, नेट वर्थ है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है उनकी नेट वर्थ। और कोरोना के बाद से उन्होंने केवल तेल ढोकर इतना रुपया कमाया है, इसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और उससे भारत का जो राष्ट्रीय हित है वो कमजोर हुआ है। आज भारत को जो 25% टैरिफ झेलना पड़ रहा है अमेरिका का, उसी की वजह से झेलना पड़ रहा है। ये सब अभी उन कंपनियों के नाम नहीं सामने आ रहे हैं, आ जाएंगे, और ये नहीं आ जाएंगे। दुनिया के और दूसरे जो तमाम मीडिया ग्रुप्स हैं, उनमें सब छप रहा है। जापान के अखबारों में छप रही है खबर, ये अमेरिका की जगह ब्लूमबर्ग में छप रही है खबर, सब जगह आ रही है खबरें। 10-12 खबरें तो मेरे पास आ चुकी हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आएंगी चर्चा में। ये धीरे धीरे करके सब उसमें। और मेरा तो मानना यह है कि देश के 2 सबसे बड़े जो पूंजीपति कारपोरेट घराने हैं, वो सब भी इसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आएंगे। इन कंपनियों के उनसे भी ताल्लुकात निकलेंगे, क्योंकि ये तब से लेकर कोविड से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा इन लोगों ने माल बहुत ज्यादा कमाया है। दूसरे एक इसमें यह भी तथ्य है कि करीब जितना मोदी ने दावा किया था कि उन्होंने रूस से बहुत सस्ता तेल खरीदा है, लेकिन वो सस्ता तेल वो जो हमारे उपभोक्ता हैं उन तक तो पहुंचा नहीं। उनको तो कोई लाभ हुआ नहीं। तो बीच में वो पैसा किसने खा लिया, कहाँ चला गया पैसा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सब सामने आ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद आपका।